हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम विद दुर्गेश में। आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे हम भारतीय संविधान का विकास और उससे जुड़े उसके ऐतिहासिक तथ्य। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहा है योगदान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के निदान के लिए बनाए गए एक्ट, जिनमें है रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। मैं लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो को। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार। यदि आप आए हैं मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वहाँ से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। जो भी मैं जो एक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उनका लिंक जो है वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो पहले बात करते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि सन 1600 में क्या होता है कि इंग्लैंड के कुछ व्यापारी भारत से या भारत के आसपास जितने भी देश हैं उनसे व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना करते हैं। उस कंपनी का नाम है लंदन कंपनी। फिर क्या होता है कि 31 दिसंबर सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम इस कंपनी को एक अधिकार पत्र सौंपती हैं कि आप पूर्वोत्तर देशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं। और ये अधिकार पत्र की वैधता होती है 20 वर्ष। कितना? 20 वर्ष इस अधिकार पत्र की वैधता होती है कि आप 20 वर्ष तक उन देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं। ये कंपनी भारत जैसे देशों में व्यापार करने के लिए आती है और यहाँ एक इंसिडेंस होता है 1707 में। 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। युद्ध में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने से यहाँ का जो केंद्रीय प्रशासन है वो शक्तिहीन हो जाता है और इस कंपनी को इसका बड़ा फ़ायदा होता है। और ये कंपनी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और ये चीज़ें इतना आगे बढ़ती हैं कि इसमें से दो प्रमुख युद्ध निकल के सामने आते हैं। वो युद्ध क्या है? इसमें पहला युद्ध है द फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ था 1757 में। प्लासी पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल का मैप है, इसमें ये जो है प्लासी ये स्थान है। यहाँ पर एक युद्ध होता है। और नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसे लीड करते हैं हेक्टर मुनरो, और मुगल तथा नवाबों की सेनाएं इसमें संयुक्त रूप से भाग लेती हैं। और मैं आपको बता दूं, बंगाल के नवाब उस समय मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना इस युद्ध को लड़ती हैं। परिणाम ये होता है कि इसमें अंग्रेजी सेना जीतती है और इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो दीवानी राजस्व है वो अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। अच्छा, इस चीज़ को वॉच कर रही होती है इंग्लैंड गवर्नमेंट। इंग्लैंड गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को वॉच करती है। तो भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर जो ब्रिटिश सरकार की संसदीय जो नियंत्रण कमेटी है वो समय समय पर कुछ एक्ट पारित करती है। और इन्हीं जो एक्ट हैं, जो अधिनियम हैं, इन्हीं अधिनियमों ने भारतीय संविधान के निर्माण में एक बेस यानी कि एक आधार तय करते हैं। और उन्हीं एक्ट को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जानते हैं इसकी कुछ खास बातें। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ, कौन? लॉर्ड नाथ थे।
उनके द्वारा एक गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त जो भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना था। इस एक्ट के ये रेगुलेटिंग एक्ट था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा ही कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिलती है और इसी के साथ भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है, यानी कि जो भी काम होंगे अब इसमें एक सुप्रीम लीडर होगा जो इसको ऑपरेट करेगा। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे उस समय बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और उसकी जो 4 सदस्यीय परिषद का गठन भी इसी एक्ट के थ्रू किया जाता है। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग उस समय के पहले गवर्नर थे। यदि बात की जाए प्रेसिडेंसी की, तो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात निकल के ये आती है, जो अक्सर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कि इसी एक्ट के द्वारा 1774 में यानी 1 साल बाद कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं और जिसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम है सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इस न्यायालय में फौजदारी, दीवानी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों के साथ ही कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई व्यापक स्तर पर की जाती है। और यदि इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी को अपील करनी होती है तो उसके लिए प्रावधान है कि वो इंग्लैंड में स्थित प्रीवी काउंसिल में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम में प्रावधान और किए गए थे कि कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उन्हें निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना और रिश्वत लेना पूर्णतया प्रतिबंधित था। और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर सशक्त नियंत्रण करने के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर का एक प्रावधान किया और भी कई सारे इसमें चीज़ें निकलकर सामने आई थी। इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण और हस्तक्षेप प्रारंभ होता है और कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये इतना खास नहीं था, बस आपको इसकी डेट याद रखनी है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट का प्रावधान किया गया था। इसमें कुछ प्रावधान हैं, जैसे कलकत्ता में जो हाई कोर्ट स्थित था उसकी न्याय क्षेत्र को परिभाषित किया गया। राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट न डाली जाए जैसे प्रावधान, और कानून बनाते समय और उन्हें क्रियान्वित करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाए जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। अच्छा, बात करते हैं अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जैसा कि हमको पता है कि ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आई थी। उसी तरह इस एक्ट में भी कुछ कमियां थीं, किसमें? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। और उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के द्वारा व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया जाता है और कंपनी के वाणिज्यिक संबंधी विषयों को छोड़कर सभी जितने भी जाए कि वो सैनिक हों, असैनिक हों तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल काउंसिल की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। और इस अधिनियम द्वारा एक द्वैध शासन प्रारंभ होता है और ये चलता है आपका 1858 तक। यहाँ द्वैध शासन का प्रावधान किया जाता है जो कि विद्यमान रहता है 1858 तक। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं 1773 का चार्टर एक्ट अधिनियम। जैसा कि हमको पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को 20 वर्षों का विदेशी व्यापार करने की अनुमति मिलती थी।
जो कि जिसका मतलब था कि वो रिन्यू होनी चाहिए थी 1793 में। ठीक है। अच्छा, अतः कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ाने के लिए 1793 में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट पारित किया जाता है 1793, यानी कि चार्टर एक्ट 1793। इसके बाद 1853 तक प्रत्येक 20 वर्षों में चार्टर एक्ट की अवधि बढ़ा दी जाती है। 1793 चार्टर एक्ट में बहुत ज़्यादा विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे, क्योंकि ये सिर्फ कंपनी की अवधि बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। फिर भी इसमें दो प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जो कि इस तरह हैं कि कंपनी के अधीन सभी प्रांतों का शासन उन प्रांत के गवर्नर और उनकी परिषद के अधीन कर दिया जाए, और कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों, कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भारतीय कोष से देना तय हुआ। अब तक ब्रिटिश कोष से ये वेतन दिए जाते थे। इसके पीछे कारण ये बताया गया था कि ब्रिटिश राजकोष में वेतन आने में देरी होती है, जिससे कि सभी बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे। इस वजह से भारतीय कोष से इसको दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। 1793 के चार्टर एक्ट में 20 वर्ष यानी कि 1813 में पुनः कंपनी के व्यापार और शासन के नवीनीकरण के लिए चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि ये कंपनी चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो भी अधिकार थे वो छीन करके इसको, बाकी जो दो अधिकार थे वो वही इसके लिए बनाए गए थे, बाकी अधिकार इससे छीन लिए गए थे। दूसरा ये कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों की अनुमति दी गई थी, यानी कि वो यहाँ आकर के धर्म प्रचार करेंगे, और ऐसा ही प्रावधान वर्तमान संविधान में मिलता है अनुच्छेद 25 में, जिसमें कि धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता हम सभी को है। तीसरा प्रावधान ये था कि भारतीय व्यक्तियों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष मात्र 1 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या विशेषताएं थीं? 1833 में भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के पहले धुंधले संकेत इसी एक्ट के थ्रू हमें मिलते हैं, और इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने होंगे, और इस कंपनी का नाम बदलकर कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ इंडिया इससे द्वारा कर दिया जाता है। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, और बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। ये कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं। और इसी के द्वारा हम देखेंगे कि भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध भी और उन्हें सुधारने के उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 1853 के अधिनियम और उसकी विशेषताओं के बारे में। 1853 में जैसा कि आपको पता है कि 1853 एक चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर एक्ट था, और बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब तक कौन था? गवर्नर जनरल। अब बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है, और विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया जाता है, यानी कि विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया जाता है। इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, और सन 1856 में प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवाओं में चयनित होने का गौरव प्राप्त किया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858, यानी कि इसे 1858 का चार्टर अधिनियम कहते हैं। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। जैसा कि आपको पता है कि 1857 में एक विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह।
ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होता है और यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट बना। इसे द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया जाता है और भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है, जिसमें 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया जाता है, जिसे भारत परिषद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ इसकी विशेषताएं, जैसे भारत में शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, जिसमें 15 सदस्य की भारत परिषद सृजित की जाती है और जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण होता है और मुगल सम्राट पद पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। उसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया जाता है और भारत में संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के लिए उत्तरदायी होता है और भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण इसी का होता है और इसी का वाक्य अंतिम वाक्य होता है, चाहे वो नीति के विषय में हो या किसी अन्य के विषय में। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बनते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 1856 से लेकर के 1862 तक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये जो है ब्रिटिश संसद द्वारा 1 अगस्त 1861 को पारित किया जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया था कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। इस सहयोग की नीति के लिए ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारत शासन अधिनियम पारित किया। ठीक है, अच्छा, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया तथा इसमें एक 5वां सदस्य विधिवेत्ता जोड़ा जाता है। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्य सम्मिलित किए गए थे और पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और प्रतिनिधि मंडल व्यवस्था की नींव रखी जाती है और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी इससे अधिकार मिलता है। गवर्नर जनरल को भी इससे इसका अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकृत करने की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा होती है। बात करते हैं इस अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट में जो केंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू की गई थी, ये जस्ट उसके अपोजिट होता है। बात कर लेते हैं इसी के साथ हम 1873 का अधिनियम। इसमें क्या है कि इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है और ये डेट आपको याद रखनी है कि 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। नेक्स्ट, बात करते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय तत्कालीन वायसराय एवं जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। वास्तव में इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व 1906 में 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड में स्थित तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले से मिलता है और उनसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को रखता है, लेकिन ये मांग पर वो कोई विचार नहीं करते हैं। बाद में ये मांगें भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के सम्मुख रखी जाती हैं, जिन्हें इन मांगों को मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा,
इन मांगों में कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की जाती है और इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान शक्तियाँ बढ़ाई जाती हैं और परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना के लिए बजट विवेचना और प्रश्न पूछने का अधिकार इससे दिया जाता है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं और वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं और उन्हें विधि सदस्य भी बनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ इसकी खास बातें हैं। और इसमें प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया जाता है। ये कुछ इसमें खास बातें हैं जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत अधिनियम 1919। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ हम 1919 से लेकर के 1947 तक जो भी इसमें रिफॉर्म्स हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियोज़ की मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।